नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुझे जवाब चाहिए। एक और नया दिन, एक और नई किताब, कांग्रेस की और किरकिरी, एक और नया बवाल। जी हां, ये मानो अब कांग्रेस के लिए रूटीन बन चुका है। लेकिन इस बार सवाल देश की सुरक्षा का है, आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता का है, सवाल इच्छा शक्ति का है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया। इस किताब के एक पैराग्राफ ने मनीष तिवारी की अपनी पार्टी की कमजोरी उजागर कर दी है। तिवारी ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को यूपीए सरकार की कमजोरी बता दिया है। 26/11 की बरसी से ठीक पहले अब पूरा देश सवाल भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आखिर मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्या ये संयम की आड़ में कमजोरी थी या फिर यूपीए सरकार को कोई और डर सता रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए और अगले 1 घंटे तक हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी की कितनी और फजीहत कराएंगे, ये भी पूछा जाएगा। तिवारी के तीरों ने कांग्रेस की छवि को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे पहले उन्हीं की कद के एक और नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईसिस, बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से कर दी। आपको याद होगा, अब सफाई में राहुल गांधी उतरे तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग अलग बता दिया और फिर से एक विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस बताकर सेल्फ गोल कर चुके हैं। फिर विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले मणिशंकर अय्यर कैसे पीछे रहते? उन्होंने कह दिया कि 2014 के बाद, यानी मोदी सरकार आने के बाद, भारत अमेरिका का गुलाम हो गया है। यानी कांग्रेस को भीतर घातियों से आजादी मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है और चुनावों में कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान इन बयानों से होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मनीष तिवारी के अपनी ही सरकार के खिलाफ उठे बोल पर सियासत इस बीच गर्म हो गई है। जाहिर है, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हुए अपने दल के आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं। जब उरी पर 18 सितंबर 2016 में आतंकी हमला हुआ, केवल मात्र 10 दिन के भीतर हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। पाकिस्तान को जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब इन लोगों ने नहीं दिया था। ये बहुत दुखद है और मैं मानता हूं कि 26/11 के वक्त में हम लोगों ने भी उस वक्त पार्लियामेंट में मांग की थी कि उस पर जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं मिला। हमारी यहाँ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और जब पुलवामा पे हमला हुआ तो हमने करारा जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, उनकी एयर स्ट्राइक की, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली, निकम्मी थी। लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन शुरुआत जाहिर है विजय कौशिक जी मैं आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि तमाम नेता आपके एक एक करके सामने आते हैं। कोई किताब लिख देता है, कोई बयान दे देता है, कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है, रोज नई किताब, रोज नई किरकिरी। ये तो आपको अब आदत हो गई होगी। लेकिन इस बार मसला कहीं बड़ा है। इस बार मसला कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासत से नहीं जुड़ा हुआ है, देश की सियासी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इस बार मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद के खात्मे को लेकर इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको भले ही भीतर घातियों की आदत हो गई होगी, लेकिन अगर देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी को एक डरी हुई, मजबूर
और भीतरघातियों से भरी हुई पार्टी के तौर पर देखने की आदत पड़ जाए तो चुनावों में क्या मुंह लेकर जाइएगा? मैं खुश हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर है और हर किसी को अपना एक निजी जीवन। मनीष तिवारी भाई ने किताब लिखी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि उस दौर में जो एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना जिसे आज भाजपा कैश कर रही है, वो हमारी पार्टी अगर दिखा देती, हमारी सरकार अगर दिखा देती, तो निश्चित तौर पर हम फिर सत्ता में होते। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि हम उसका कोई राजनीतिक लाभ उठाएं, इसलिए हम चूक गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं किया या पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं किया। इसमें दो चीजें हैं, आतंकवाद के खिलाफ काम करना और दूसरा किसी देश के साथ युद्ध छेड़ना। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी युद्ध छेड़ने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आतंकवादियों पर कार्रवाई लगातार जारी रही। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, यूपीए शासनकाल में जितने आतंकवादी मारे गए आज उसकी तुलना में बहुत कम है। बहरहाल आतंकवाद आज भी है। अब सवाल यह है कि चाइना अगर गलवान घाटी में आ गया, चाइना ने हमारे क्षेत्र में गांव बसा दिया, तो क्या हमें सीधे युद्ध छेड़ देना चाहिए या पहले स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने चाहिए और तब जाकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? ये नहीं, यहाँ पर सवाल दरअसल थोड़ा सा दूसरा है। आप बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं विजय कौशिक जी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अब आपके नेता मनीष तिवारी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि संयम दिखाने की आप लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी यहां पर आप भी कह रहे हैं कि उग्र राष्ट्रवाद की आजकल बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि संयम की आड़ में क्या कमजोरी दिखाई और डर दिखाया आप लोगों ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश की जनता को भी इसका एहसास हुआ और 2014 में आप लोग सत्ता से बाहर हुए। शुभ्रा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। जवाब ये है इसका कि देखिए, मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस सरकार के समय में भी होती रही। फर्क केवल इतना रहा कि हमारी मनमोहन सरकार ने कभी उनका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ढिंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत की छवि बना रखी थी कि हम आतंकवाद कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर नहीं चलते जिस पर पाकिस्तान चलता है। लेकिन काम तो हमने भी वही किया था। इन्होंने ढिंडोरा पीटने में विश्वास किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं छेड़ा? यानी कि युद्ध छेड़ना समस्याओं का हल नहीं था। इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने भी कांग्रेस सरकार की तरह कमजोरी दिखाई, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस ने भी की थी, केवल युद्ध तो नहीं छेड़ा। और एक समय था जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने युद्ध भी छेड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कभी कोई कदम उठाने से चूकी हो। ठीक है, धनंजय गिरि जी के पास मैं जाती हूँ। ठीक है, धनंजय गिरि जी, वो नहीं दिखा। मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया है इस पूरे विवाद के बाद और उन्होंने ये कहा कि 304 पन्ने की किताब है, उसमें से एक छोटा सा पैराग्राफ निकालकर हमेशा की तरह आप लोग बवाल कर रहे हैं और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर से जोड़ रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार पर भी कई सवाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की थी, युद्ध तो आपने भी नहीं छेड़ा, युद्ध तब भी नहीं हुआ था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी हुआ था, लेकिन तब इतना बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया नहीं जाता था। सरकार की ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की जाती थी। और इसी बात को लेकर अब आपसे सवाल, जवाब दीजिए धनंजय जी। शुभ्रा जी, देखिए ऐसा है कि मनीष तिवारी ने जो कुछ लिखा है, हाँ, देर से ही सही लेकिन वो जागे हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेट से ही समझ में आया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है, तो शायद उसके लिए सुबह अब हुई है। यूपीए 1 यूपीए 2 में बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के आज भी बड़े नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन तब उनके अंदर बोध नहीं आया। तो शायद इसका तात्पर्य ये है कि कांग्रेस में रहकर के आपको देशबोध हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस से जब आपको विरक्ति होने लगेगी तभी आपको देशबोध होगा। कांग्रेस में रहकर के सिर्फ आपको दलबोध हो सकता है। दलबोध और देशबोध 2 अलग अलग चीजें हैं, जो मनीष तिवारी को कांग्रेस में रहकर के नहीं हुआ। कांग्रेस से जब उनको कांग्रेस का वैराग्य उत्पन्न हुआ, जब तब उनके प्रति देश का देशबोध आया है।
दरअसल 26/11 की बरसी के 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी किताब में तत्कालीन मनमोहन सरकार को कमजोर बताते हुए आलोचना की है। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी लिखा है कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने आगे लिखा कि जब किसी देश पाकिस्तान को इंगित करते हुए दिखाया निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने का कोई ठीक नहीं है तो संयम ताकत की पहचान नहीं है, जैसे आपने अभी की कविता में कहा था, बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था शब्दों से ज्यादा जबरन कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। मुंबई हमले को मनीष तिवारी ने कुकुर हमला बताते हुए इसकी तुलना 9/11 से किया। वो कहा कि ऐसा समय था जब वार्ता नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन जवाबी कार्रवाई कैसे होती? क्या जवाबी कार्रवाई बंदूक से होती है? नहीं, जवाबी कार्रवाई बंदूक के पीछे जो हाथ है और हाथ के पीछे जो हृदय है उससे होती है। जो हृदय वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री आज के देश के राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी के पास है, जो हृदय विशाल हृदय और 56 इंच का जो सीना है, जिसमें पठानकोट की घटना हुई वो तुरंत हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस के राज में अगर एक भी सर्जिकल स्ट्राइक ठीक है तो इनके यहाँ बीमारी है लोगों को किताब लिखने की। कुछ बीमार में से किसी ने तो नहीं होती कोई घटना, किसी ने तो ठीक है धनंजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन दर्शक भी समझ रहे होंगे कि टाइमिंग को लेकर के कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और खुद अधीर रंजन चौधरी ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है। तो क्या कांग्रेस के जो भीतर घाती हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और क्या इससे पूरे देश में जनता के सामने कांग्रेस पार्टी की छवि एक कमजोर पार्टी के तौर पर बन रही है? इसका जवाब मैं आगे लूंगी, लेकिन मैं सीधा रुख करना चाहती हूं मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपका डिफेंस एक्सपर्ट हैं और सेना में लंबी सेवा आपने दी है और इसीलिए आप इसे बेहतर समझा पाएंगे। मनीष तिवारी ने जो अपनी किताब में लिखा, दबे छुपे उसकी बात पहले से भी होती रही है। मुंबई हमलों के वक्त जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उनके बारे में लगातार बात होती है कि वो फोटो सेशन करवा रहे थे, अपने कपड़ों फैशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और सरकार का फोकस इस बात पर नहीं था कि बदला लिया जाए, पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया जाए। और इसके साथ ही बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ और तथ्य बीजेपी की ओर से रखे गए हैं। कहा गया है कि उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारी एयरफोर्स को जवाब देने के लिए मौका ही नहीं दिया गया, जबकि एयरफोर्स तैयार थी और कांग्रेस पार्टी से इस बात का भी जवाब मांगा है बीजेपी ने। आप अपने अनुभव से क्या कहेंगे? अगर खुद एयर चीफ मार्शल इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या तत्कालीन सरकार पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए शुभ्रा जी, यदि हम पॉलिटिक्स से ऊपर आए तो हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पहली बार नहीं कि मनीष तिवारी जी ने कोई किताब लिखा है, प्रॉमिस्ड लैंड, ये बुक है बराक ओबामा में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे और 2008 में उसी जगह अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के लिए वो बहुत बड़ा ऑपरेशन, 1 लाख से भी ज्यादा फोर्सेस थी, उन्होंने लिखा प्रॉमिस्ड लैंड पे। और ये किताब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आई और 26/11 के जिस तरह से उन्होंने बयान किया है कि वो पूरा विश्व की कम्युनिटी, 166 लोग मारे जाते हैं, 11 जगह स्ट्राइक होती है, 10 आतंकवादी बोट के जरिए आते हैं और वो महम करते हैं, 300 घायल, 26 उसमें विदेशी थे, 6 अमेरिकन, 8 इजरायली शामिल। और पूरा विश्व को उम्मीद था कि भारत अपने पराक्रम, अपने शौर्य और अपनी सुरक्षा और आंतरिक अपने शान बान आन के लिए कुछ न कुछ करेगा। जो फैली मेजर की आप बात कर रहे हैं, जो एयर चीफ, वो वहां पर जाकर के खुद वॉलंटियर प्लस जिस समय जो सीसीएस था वो जाकर के बोला कि हमें ऑपरेशन करने चाहिए। देखिए उस समय मैं ब्रिगेड कमांडर था और ऐसे लॉन्च पैड के ऊपर बैठा था जहां से हमें ऑपरेशन कर हम बहुत बड़ा कामयाबी कर सकते थे। हमें उस समय जो घुटन हुई कि हम लोग केवल मूक दर्शन बन के रह गए। और क्या कारण था कि 2009 में इलेक्शन आने वाला है और उसे जीतना है, तुष्टीकरण करनी। तो उस चक्कर में आप अपने देश के आन बान शान सुरक्षा अखंडता और पूरा का पूरा मोराल को बूट्स में रख करके आपने कोई कार्रवाई नहीं की, हाथ पे हाथ धरे के बैठे रह गए।
पहली तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी सेना तैयार थी। खुद एयर चीफ मार्शल ये कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, लेकिन सियासी कारणों से और किसी डर की वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये होने नहीं दिया। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा आरोप है पूरी की पूरी यूपीए पर। आलोक मेहता जी का मैं सीधा रुख करती हूँ। आलोक जी, आप इस देश की सियासत को इतने लंबे वक्त से देख रहे हैं नजदीक से। 2014 के बाद ये जरूर कहा गया और जनता ने इस बात को बड़े पैमाने पर माना भी कि मोदी सरकार कड़े फैसले करती है। सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार जिक्र हुआ और ये कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को एक जवाब मिला है। और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कई बार चुनावी मंचों से भी हुआ, वोट भी मिला बीजेपी को और एक मजबूत पार्टी की छवि बीजेपी की बनी। अब जब कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले इस तरीके का विवाद खड़ा होना और कांग्रेस पार्टी के खुद के ही नेता की तरफ से कांग्रेस को कमजोर कहा जाना, अब आगे किस मुंह से चुनाव में जाएगी कांग्रेस? का नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए शुभ्रा जी, इसकी कोई शक नहीं, पुस्तक तो 300 पृष्ठों की है और मनीष तिवारी को हम लोग बहुत वर्षों से जानते हैं। उनके पिताजी भी मैंने बाकायदा आतंकवाद के शिकार रहे हैं और इसलिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पर कई तथ्य ऐसे उजागर किए हैं। हो सकता है उसमें वर्तमान सरकार के बारे में भी कुछ बातें लिखी गई हो, जैसा उन्होंने आज अपने ट्विटर में कहा है, लेकिन ये जो तथ्य उजागर किया है ये बिल्कुल सही है कि उस समय जो लोग, चाहे वो सेना में हो या हम जैसे जो पत्रकार रहे हों, ये जानते हैं कि देखिए ये बात नहीं है हमला हमारे जो मित्र कह रहे हैं, बड़े विद्वान हैं कौशिक जी, लेकिन आप ये देखिए कि ये कब कहा जा रहा है युद्ध। ओबामा जो किया गया था, जिस तरह से हुआ, वहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया, उसमें हमला नहीं किया गया था। जाकर के सिर्फ जो ऐसे बड़े हैं उसका प्रतीक एक तरह से होता है कि आतंकवाद का जवाब ये है। तो जिस तरह से मुंबई में हुआ उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार की, मैं एक और ये बात से जोड़ दूंगा, देखिए उस समय सरकार में जो बड़े निर्णय करने वाले थे वो किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, बल्कि कश्मीर में आतंकवादियों को जो समर्थन करते थे उन संगठनों को रियायत दी गई, नक्सलियों को। अभी तो इस पर और भी किताबें आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कई दस्तावेज होंगे जो सरकार भी उजागर कर सकती है, चाहे उसमें कई गोपनीय दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय सेना और भारत की संसद को यह पास करना चाहिए कि ऐसे तथ्य जिसमें हमारे ऐसे संगठनों को कहीं न कहीं रियायत दी गई, यहाँ तक कि उनको कहीं वो, हम तो उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसा तक दिया गया, धन दिया गया, इस तरह के चीजें मौजूद हैं। क्योंकि कई जो इंटेलिजेंस में लोग रहे हैं वो भी इस बात को मानते थे कि अरे ठीक है शायद वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ख्याल है मनीष तिवारी ने केवल इसलिए नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का कितना पाकिस्तान से हाथ है, तो ये असंतुष्टों की बात नहीं है, ये भारत के प्रति जिनकी निष्ठा है वो, उसका नुकसान कांग्रेस को उठा। जब वो गलतियों पे गलतियां करेंगे और उसको मानेंगे भी नहीं। मनमोहन सिंह सरकार ने, आज तक मनमोहन सिंह ने कोई माफी मांगी क्या कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की या हमने गलत नीतियां बनाई, हमने किसानों के लिए उदारवाद की नीति, हमने ही तो कहा था कि ऐसा होना चाहिए। वो तो गलती हुआ, वो कांग्रेस को कटघरे में बीजेपी को खड़ा करती है। आज भी आतंकवाद को लेकर के अभी जो कह रहे थे, कश्मीर में जितने बड़े पैमाने पर घुसपैठ को रोकी गई और इसीलिए आतंकवादी, आप कहते संख्या ज्यादा है, कभी पहले घुसने दे रहे थे, आप तो मानना ही पड़ता था, अब भी मान रहे हैं। जहां जहां ऐसे हैं, कितने ऑपरेशन हुए और कितनी, ठीक है, तो क्या जानबूझकर सरकार ने, मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसका दावा 2014 के बाद लगातार एनडीए सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया कि हमने कड़े कदम उठाए और उसकी वजह से पाकिस्तान आज अपनी हद में है। अब इस पूरे सिनेरियो पर और चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी ऐसे हालात हैं सुरक्षा से जुड़े हुए जिसकी तरफ मनीष तिवारी ने ट्वीट करके इशारा किया है, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, या फिर चुनावों से पहले इस तरह के बयान आखिर कांग्रेस की तरफ से अगर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या उसका बड़ा खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि आप देख लीजिए, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर, खुद राहुल गांधी और अब ये जो बयान आया है मनीष तिवारी का, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता एक एक करके सेल्फ गोल करते चले जा रहे हैं? हम इसे और समझेंगे विस्तार से। छोटे से ब्रेक के बाद आप सब रहिएगा हमारे साथ, लौटते हैं फौरन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। 26/11 मुंबई हमलों की बरसी से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी पर तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप खड़े हुए हैं। आरोप ये कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया और इस पूरे मामले में संयम के नाम पर कमजोरी दिखाई गई मनमोहन सरकार की ओर से। और ये आरोप लगा है खुद
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की ओर से, और इसीलिए कांग्रेस फिर से एक बार बैकफुट पर है और फजीहत होती हुई दिख रही है। बीजेपी हमलावर है। हम फिर से एक बार पैनल का रुख कर लेते हैं। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विजय कौशिक जी, एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी पहले ही आपके ऊपर पाकिस्तान परस्त, आतंकवाद परस्त होने के आरोप लगाती रही है, खुलेआम मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहती रही है, सवाल दागती रही है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करती रही है। लेकिन इस बार सेल्फ गोल फिर से कर लिया आप लोगों ने। पहले तो सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी, आईएसआईएस से तुलना कर दी हिंदुत्व की। अब ये मनीष तिवारी जी सामने आए हैं नई किताब लेकर के। उधर नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, करतारपुर साहिब जाते हैं, वहां पर इमरान खान को बड़ा भाई बता देते हैं। तो ये सेल्फ गोल करने की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, या जानबूझकर कुछ नेता, क्योंकि G23 की जब भी बात आती है, जानबूझकर कुछ नेता सामने आकर आपको आईना दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आईना देखें और तब्दीली हो कांग्रेस के भीतर? देखिए, किसी के निजी विचारों से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जमीन पर कोई काम की बात आएगी तो लोग रोजगार को देखेंगे, प्रदूषण को देखेंगे और अपनी उन समस्याओं को देखेंगे जिनके चलते उनका जीवन आज बीजेपी राज में दूभर होता जा रहा है। बहरहाल सरकार को आईना दिखाने का काम जनता करेगी, लेकिन हमारा इस मुद्दे पर यह मानना है कि कोई शक नहीं है इसमें कि हमारी कुछ चूक रही, जिसके चलते जो उग्र राष्ट्रवाद हमें दिखाना चाहिए था हम नहीं दिखा पाए, उसका खामियाजा हमें चुनाव में भुगतना पड़ा। और हमारी हार का एक प्रमुख कारण यह भी रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और अगर समाधान है तो अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना हमारे क्षेत्र में आकर गांव बसा चुका है। आप चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देश से सर्वोपरि हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो कुर्सी पर बैठा होता है, आज मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें सब मालूम है कि युद्ध छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए। उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं और सेना कब तैयार नहीं रहती। अगर ये कहा जा रहा है कि जी कांग्रेस सरकार के समय में एयर चीफ मार्शल ने ऐसा कहा, तो सेना तो आज भी तैयार है। आप युद्ध का आदेश दीजिए, चाइना के खिलाफ दीजिए, चाइना से युद्ध शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ आदेश दीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन युद्ध के परिणामों को भी देखा जाता है कि युद्ध होने के बाद में उसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इतना आसान नहीं है। ठीक है, धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव बसा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं और पुरानी बातें निकाल करके सियासत साधने की कोशिश करते हैं ठीक चुनाव से पहले। सुब्रा जी, देखिए, पुरानी बातें हमने तो निकाली नहीं, ठीक है, घर से निकली है, बात निकलेगी तो लग जाएगी। किसी और ने तो कहा नहीं है। गांधी की कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस। इन महाराष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है कि क्षमा दया तब त्याग ज्ञान तभी पूजता जग है, बल का दर्द चमकता छह जग जगमग है। जब जैसी जरूरत होती है वैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। महात्मा गांधी से भी ने पूछा गया कि आप हिंसा और कायरता में किसे प्रेफर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा के नाम पर कायरता को प्रेफर नहीं करूंगा, बल्कि मैं कायरता की जगह हिंसा का सहारा लेना ज्यादा पसंद करूंगा। जब पठानकोट में जैसी घटना हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया। चीन के साथ गलवान घाटी में जो हुआ पूरा दुनिया देख रही है, देश देखा है। हम नजर से नजर मिलाकर खड़े हैं, बराबरी के पैनल पर खड़े हैं। लेकिन समस्या ये है, जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि उस समय के बाद तुरंत चुनाव होने वाले थे और चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को नाराज करना कांग्रेस के बस में नहीं है। इसलिए कांग्रेस एक बहुसंख्यक विरोधी, और मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो हिंदू विरोधी मानसिकता की एक शाश्वत धारा है। क्योंकि वर्तमान कांग्रेस के जो नेता बयान दे रहे हैं, अगर आप उसको उठा कर देखें तो इन्हें कांग्रेस को मुगल पसंद है। मणिशंकर को मुगल अच्छे नजर आते हैं, इन्हें जिन्ना अच्छे नजर आते हैं, इन्हें हमारे यहाँ की संस्कृति से इन्हें कोई लगाव नहीं। इन्हें तो अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना है, चाहे पाकिस्तान का नाम आ जाए, एक फौज हो जाए, आतंकवाद परोस दे, कुछ भी हो जाए। बल्कि कांग्रेस ने तो उस समय एक बहुत गंदा प्रयास किया था, हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ने का प्रयास किया था। जो सहिष्णुता, जो हम धारा, जिस शाश्वत जीवन मूल्य को हम सदियों से सनातनी परंपरा को जी रहे हैं, उसको बदनाम करने का, उस पर कलंक लगाने का, उस पर कालिख लगाने का, कालीमा पोतने का काम कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के काले कारनामे, कांग्रेस की क्रूरता, कांग्रेस। छोटा सा जवाब दीजिएगा विजय कौशिक जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, विजय साहब के पास जाऊंगी।
जवाब दीजिए विजय कौशिक जी। जवाब देना मुश्किल जिस वक्त आपको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, पाकिस्तान को जवाब देना था, उस वक्त आप हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ रहे थे, सियासत साध रहे थे। जवाब दीजिए सर। जिस ऑफिसर ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा को गढ़ा था वो बाद में भाजपा का नेता बना और इनकी सरकार में मंत्री भी बना। ये बगल में श्री मिस्टर सिन्हा थे, आपकी सरकार में मंत्री भी रहे, भूल गए हो आप शायद। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर युद्ध समस्याओं का हल है तो मैं आपकी सरकार को चैलेंज करता हूं, मोदी सरकार को चैलेंज करता हूं। चाइना हमारे क्षेत्र में आकर गांव बसा चुका है, चाइना से आंख में आंख मिलाकर बराबरी के फ्रंट पर खड़े हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है। अरे आंख से आंख मिलाना क्या होता है? क्या कांग्रेस सरकार के समय में पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कोई कब्जा किया? नहीं किया। हमारे घर पे आकर हमला किया, नहीं मारा, हमारे घर पे आकर हमला किया। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी किताब में लिख के आया हुआ है। कसाब पकड़ा गया, इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला, उसको फांसी दी गई, उसके नाम पता निकला। ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का भेजा हुआ आतंकवादी है, ये क्लियर कट हुआ। और हमारे यहाँ जो पुलवामा हुआ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे सेना के जवान वहां गया, उसको सम्मान वापस बुलाया, हमने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया अपने पड़ोसी को। अरे आपने जो किया वो हमें छोड़िए, देश को छोड़िए, आपने इंदिरा गांधी को भी मुद्दा किया, अपने पूर्ववर्ती नेता को भी। ठीक है, देखिए सियासत तो इस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन चूंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, आतंकवाद के खिलाफ इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए मैं फिर से एक बार के सिन्हा साहब आपका रुख करती हूँ। और सिर्फ सियासी पार्टियों की बात नहीं है, कौन इस वक्त सरकार में था, कौन गृह मंत्री थे, सेना ने क्या कहा था, ये तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो शहीदों के परिवार हैं उनकी भी उम्मीदें होती हैं कि अगर ऐसी कोई घटना घटे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पीठ में छुरा भोंकने के लिए जाना जाता है, कई जख्म उसने हिंदुस्तान को दिए हैं, और ये उम्मीद शहीदों के परिवार भी करते हैं कि एक कड़ा फैसला, कड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। अगर आप देखते हैं 2014 से पहले जो घटनाक्रम हुआ, जिसके बारे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस वक्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया गया। 2014 के बाद क्या स्थितियां बदली हैं आपके लिहाज से? क्योंकि बात अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होती है तो बात चीन की भी होती है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की भी होती है, और सवाल पूछा जाता है कि क्या कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने की भी कोशिश है मौजूदा सरकार की ओर से? आप कैसे तुलना करते हैं सर? मैं आपकी जो लास्ट सवाल था उसके ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये एक दुष्प्रचार है। देखिए, मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूँ ईस्टर्न थिएटर में। ये जहां पर आप बात कर रही हैं अरुणाचल, उसके चप्पे चप्पे से और बहुत लंबे समय पूरे ऑपरेशंस देखता रहा हूं। जो आप बात कर रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, देखिए भूटान में 4 गांव जरूर बसाने की चेष्टा की है, जो कि भूटान के अंदर में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा इलाका आप बताएंगी जहां पर वो गांव बसे? कोई मुझे तो नहीं दिखाई देता। जो डिस्प्यूटेड एरिया है और जो डोमिनेटिंग एरिया है, जहां पर हमारी सेंसिटिव एरिया है, उसमें पूरा का पूरा इंडियन आर्म फोर्सेस डोमिनेट करता है। 600 गांव डुअल पर्पस का चाइना बता रहा है अपने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जिसको आपने ऐसे ही दे दिया। हमने इंटरफेयर नहीं किया। 62 की लड़ाई के पहले जब वो उसको कर रहा था तो आपने जाने दिया। और अभी हम बात करते हैं कि हम हमारे गांव ले लिए, गांव बता दिए। उसने एक जगह जरूर ट्राई किया था, पेगैंगसो के ऊपर में, और आपने देखा कि कैलाश रेंज पे क्या किया हम लोगों ने। कैलाश रेंज में पहली बार ऑफेंसिव हुई और अब पूरा का पूरा कैलाश रेंज आपके नीचे आया। हाँ, जो कहते हैं कि वो एक एग्रेसिव एक तरीका निकालता है जिसमें वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन को लें, मगर भारतीय सेना के रहते हुए 1 इंच जमीन, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे चीफ ने कहा, और जमीन की स्थिति मैं जानता हूं। छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात सुनिए, देखिए शुभ्रा जी, आपने दूसरा प्रश्न किया 26 से 11 को लेकर। आप उस समय की कड़ियों को देखें। आपने शिवराज पाटिल का नाम लिया। आप उस समय होम सेक्रेटरी गुप्ता साहब होते थे, वो पाकिस्तान में 3 दिन पहले गए थे, सिर्फ नियोजित है वो। वहां पर उस दौरान 26 से 11 वाले दिन रावलपिंडी से, और ये जाते हैं टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए, और रावलपिंडी से मुरी जाते हैं जो हिल स्टेशन है इस्लामाबाद के बाद, वहां जाकर वो उनको आने में 3 दिन का समय लगता है। पाटिल साहब एनएसजी को लेके नहीं जाते, देर करते हैं। लोगों के 166 के खूनों की जो आप कहती हैं बात, 300 लोग जो घायल हुए हैं, उसमें एक कारण है, इसकी छानबीन नहीं हुई।
फनी मेजर जब कहते हैं कि ये कहते हैं हरदम तैयार रहते, या तो इन्हें पता नहीं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होता क्या है। इस ऑपरेशन जब ऐसे चीजें होती हैं तो वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बैठती है। तीनों अंगों के जो उनके ये हैं चीफ हैं वो उस जमाने में जाते थे, आज सीडीएस जाता है। मगर जब आप कॉकपिट पे बैठे हैं, एक्शंस करने के लिए तैयार हैं, मुझे पता है, मैं उस सर्विस में था उस समय और उस लॉन्च पैड पे बैठा हूं, तो हमें घुटन होती है कि इतनी बड़ी त्रासदी आपको आ गई और कुछ नहीं हुआ। आपने एक और सवाल पूछा कि 2014 के बाद क्या परिस्थितियां बदली। देखिए 2014 से लेकर 2016 तक मैं ये मानता हूं परिस्थितियां नहीं बदली। एक तरीके से स्ट्रैटेजी से उन्होंने ट्राई किया कि पाकिस्तान के ऊपर, इसके में मोदी जी ने उनको नवाज शरीफ को भी बुलाया, खुद गए। अच्छा हुआ गलत हुआ मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें। 2016 के बाद उरी के बाद, पठानकोट के बाद नहीं, फिर हमारा वॉर ऑन टेररिज्म पूरे जोर शोर से चल रहा है। और आज ऑल आउट ऑपरेशन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक की बात कही है, इसलिए आलोक मेहता जी अगर आप उसे रिकॉल करके याद दिला सकें और जिक्र कर सकें उस दौर का जब 26/11 हमलों के ठीक बाद मीटिंग्स हुई थी, खासतौर से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और उसमें जिस तरीके से चर्चा हुई थी, क्या वाकई कदम नहीं उठाए गए, क्या वाकई सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और उसका नतीजा है कि आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ। और 2014 के बाद, क्योंकि शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि 2014 के बाद आप देखिए देश में हालात बदले हैं, अब आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने से, कड़े कदम उठाने से, जैसा दावा बीजेपी करती है, फर्क पड़ा है, हालात सुधरे हैं? बिल्कुल, जनरल सिन्हा ने जो बात कही और इससे पहले एक लाइन और मैं जोड़ूंगा जी, जो कौशिक जी कह रहे हैं चीन ने 1959 में जिस इलाके में गांव का किया था वो गांव की बात है। अमेरिकन कहाँ एक तरफ मणिशंकर ये कहते हैं कि साहब अमेरिका गुलाम हो गया। असली बात यह कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो अमेरिका की किसी एक लाइन रिपोर्ट में कोई है कि भाई भारत पर वो कैसे कोशिश, भारत तो दावा करता है। चीन ने उस समय में जो 62 के समय में जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं जिन इलाकों पे कब्जा किया, भारत कहता है जो हमारा है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उसी तरह से उस हिस्से को, इसलिए अभी वो गांव पे कब्जा कर लिया। मतलब देश को भ्रमित करने का हमारी सेना को, देखिए वो राजनीति करें, कांग्रेस की करे, जिसकी करे, लेकिन भारतीय सेना को न कहें कि भाई भारतीय सेना वहां नहीं करे, गांव पे कब्जा हो गया और गांव बसा लिया। मतलब ये बहुत दुखद बात है। और इसलिए, और दूसरी बात, उस समय के जो सेनाध्यक्ष हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, सब मानते हैं कि हमारी सेना चाहती थी कि कार्रवाई करे और हमले की जरूरत लड़ाई युद्ध की नहीं थी। आप एक बड़ा स्ट्राइक करके जो वहां पर ऐसे हाफिज सईद जैसे कई ठिकानों पर जो बैठे हुए हैं, दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है, वहां जाकर के स्ट्राइक की बात थी। ये थोड़ी, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जहां पर है वहां पर जाकर के भी आप बड़ी कार्रवाई कर सकते थे। जो आतंकवादी लगातार आते, वो सबसे बड़ी चूक उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने की, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। मनमोहन सिंह सरकार सबके सामने सरेंडर करती रही थी। इसका नतीजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा और आज भी भुगतना पड़ेगा। सरेंडर कर दिया आपने विजय कौशिक जी। यूपीए सरकार पर इतना बड़ा आरोप, मनमोहन सिंह का चेहरा कई बार आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब मनमोहन सरकार पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है 160 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इस आतंकवादी हमले में, लेकिन उन परिवारों के साथ भी आपने छल किया। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि अपनी गलती भी नहीं मानता है, उसे सही सबक नहीं सिखाया और उसका नतीजा है कि आज आपके ही नेता आपके खिलाफ हो गए। देखिए शुभ्रा जी, अगर कांग्रेस सरकार ने यानी कि मनमोहन सरकार ने सरेंडर किया तो आज हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा होता, चाइना का कब्जा होता। तो ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, क्या कैसे लोग हैं, मेरी क्या इस देश इस देश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, ऑनलाइन सब उपलब्ध है। बोलने से पहले किया है, कहाँ से आप देखिए कांग्रेस सरकार के समय में आतंकवादी ज्यादा मरे, बीजेपी सरकार के समय में बुला के ले आते हैं। अच्छा आ रही है धनंजय जी, आ रही, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर धनंजय जी इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, हाँ विजय कौशिक को कंप्लीट करने दीजिए, फिर धनंजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय कौशिक जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। मोदी सरकार इस बात का अगर दावा करके दिखाए कि भाई इन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था या पाकिस्तानी उन आकाओं पर हमला किया था, आप ये क्यों भूल जाते हैं यही भाजपा सरकार थी जब कंधार में ये लोग छोड़कर आए थे आतंकियों को।
उन आतंकियों को जिन्होंने पठानकोट पर हमला करवाया, जिन्होंने जो है मुंबई पर हमला करवाया। तो दोषी तो ये बीजेपी की ही सरकार है कि जो आतंकवादियों को कंधार छोड़कर आई। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं, कहते हैं कांग्रेस सरकार में भी वो हुई है। ठीक है, डिफेंस के लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी ईमानदारी से ठीक है। धनंजय गिरि जी, पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कंधार हाईजैक की याद दिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आतंकवादियों को घर छोड़कर आए थे आप लोग, कांग्रेस की और उन्हीं आतंकवादियों ने मुंबई हमला अंजाम दिया, वो एकदम ठीक है, राष्ट्रद्रोही है। हाँ। और ये साबित कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोह की एक शाश्वत बह रही धारा है। और इसमें से जिसको जिसको देशबोध हो रहा है, जिसको जिसको ये बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करते जा रहा है। और यही घटना है, जैसे ये बैठ करके बात कर रहे हैं कि चाइना का कब्जा होता भारत पे, चाहे पाकिस्तान का कब्जा होता भारत पे, ऐसी बात बोलने के पहले इन्हें शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। इस देश के सेना के शौर्य का क्या बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर शौर्य को जानती है पूरी दुनिया, इस देश के बलिदानी विरासत को जानती है। पुरुष तो पुरुष, हमारे यहाँ महिलाओं ने भी त्याग किया है, जौहर किया है। हमारी हजारों साल की संस्कृति है, लाखों साल का इतिहास है। और हम लोगों ने दुनिया में हमारे जैसी वीरता का परिचय, हमारे शौर्य के परिचय संसार में कोई नहीं दे पाया है। ये कांग्रेस के कुत्सित और कुकृत्य हैं जो हमें डिमीन कर रही है, जो हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। और इस देश की जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कांग्रेस वो घुन है जो इस देश में लगा हुआ था, उसको साफ करने का काम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और धीरे धीरे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का वाकई मोह भंग हो गया है, और क्या ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? और अगर एक के बाद एक इसी तरीके से वरिष्ठ नेता आगे आकर के कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाएंगे तो जनता में जो छवि खराब हुई है क्या और खराब होती जाएगी? चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे अहम बात है। और क्या अब चुनावी मंचों से इन किताबों का जिक्र भी शुरू हो जाएगा? क्या रैलियों में बीजेपी और ज्यादा हमले करने वाली है कांग्रेस पार्टी पर? इन सब पर नजरें हमारी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सियासत एक तरफ है, देश की सुरक्षा एक तरफ है, आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो प्रतिबद्धता है वो हर सरकार को दिखानी चाहिए। और अगर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं पिछली सरकारों से तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए, न सिर्फ पिछली सरकारों को बल्कि मौजूदा सरकार को भी इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस।